नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, आपको चाँद की तारीख से भी वाकिफ़ करवाते हैं। चुनांचे आज 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 1448 हिजरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ और आपको सुनाते हैं कि आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग सुबह को निकलते हैं तो 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है इलाही खर्च करने वाले को बदल अता कर, दूसरा कहता है इलाही कंजूस को हलाकत नसीब कर। ये बुखारी शरीफ में भी हदीस है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हम खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में हलचल पैदा कर दी है। मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। अमित शाह हो या फिर मोदी हो, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा परेशान है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मुतालबा करते हुए अपोजिशन अपना एहतजाज जारी रखे हुए है। और अहम बात यह है कि ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या फिर आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम के तमाम इस बात को, इस मुतालबे को लेकर डटे हुए हैं कि किसी भी तरह धर्मेंद्र प्रधान को मुस्तफ़ी करवाया जाए या उनका इस्तीफा लिया जाए, उन पर जोर दिया जाए कि वो इस्तीफा दे दें। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान है तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो एहतजाज कर रहे हैं तलबा है, वो भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हो गए हैं। एक तो जंतर मंतर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जो मरकजी वज़ीर सेहत है, उन्होंने फिर एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं को दावत दी है बातचीत की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं ने वाजे कर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर ही बात करेंगे। आप आइए जंतर मंतर पर और हमसे बात कीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि बातचीत से पहले सबसे पहले हमारा मुतालिबा सुन लीजिए, और वो मुतालिबा यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को रुखसत कर दिया जाए, उन्हें बरतरफ कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। ये बात कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरों ने कही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, मुंबई में भी जबरदस्त यानी एहतजाज जारी है, तलबा एहतजाज कर रहे हैं। और हद तो यह है कि वहां पर भी बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी हुकूमत में यानी बीजेपी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की वहां पर हुकूमत है। और आप देखेंगे कि वहां पर बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हद तो यह है कि ये इस बात की धमकी दी जा रही है कि अगर तुम दोबारा इस एहतजाज में शामिल होगे तो फिर तुम्हें तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा और तुम पर मंशियात रखने का इल्जाम आयद किया जाएगा और तुम्हारे बैग्स में 50-50 ग्राम मंशियात रख दी जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कानून के रखवाले ये काम कर रहे हैं। तो और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि कांग्रेस का एक वीडियो मंजर यहां पर आया है जिसमें बंबई पुलिस का एक ओहदेदार ये धमकियां दे रहा है। और उस सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह की धमकियां देता है। और उस धमकियों के नतीजे में आपने देखा कि किस तरह के हालात वहां हो रहे हैं। और हद तो ये हो गई है कि धमकियां देने वाला शख्स जो है या पुलिस वाला है, वो कहता है कि दोबारा तुम अगर एहतजाज में शामिल होगे तो मैं तुम्हारी जिंदगियां तबाह करके रख दूंगा और फिर तुम्हारे बैग्स में आपको बता दूं कि वो मंशियात रख दूंगा 50-50 ग्राम, इस तरह की वो बातें करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि जंतर मंतर पर जो एहतजाज जारी है, उस सिलसिले में अब आपने देखा कि किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या प्रियंका गांधी है फिर या राहुल गांधी है, उन लोगों ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मोदी को इन तलबा से माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे नाज़रीन, आज सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि मोदी जी ने पहली मर्तबा इन तलबा के मसले पर या आप देखेंगे नीट लीक मसले पर जो कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज कर रही है, उस पर एक ट्वीट किया यानी एक्स पर एक बयान जारी किया और कहा कि तलबा से बढ़कर हमारे पास कोई चीज़ अहम नहीं है और तलबा की तरक्की व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही मोदी ने ये एक्स के पर अपना बयान जारी किया, उसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि आपके लिए सबसे
सबसे अहम जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, और यही वजह है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं हटा रहे हैं। ये बात कॉकरोच जनता पार्टी ने कही और मोदी जी से कहा कि मोदी जी, आपको तलबा की से कोई लेना देना नहीं है, आपको तलबा से कोई हमदर्दी नहीं है, ये आप जो बात कर रहे हैं ये झूठी हमदर्दी है, इस तरह की बात कही है। इसी के बाद एक अमित शाह का भी ट्वीट आता है और कहा जाता है कि मोदी जी ने जिस अंदाज में ट्वीट किया कि तलबा से बढ़ के उनके सामने कोई चीज नहीं है, और उन्होंने ये जो पेपर लीक है, खासतौर पर नीट पेपर लीक की तहकीकात के लिए और उस खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, खातियों को करार वाक़ई सजा देने के लिए फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स के क़याम की हिदायत दे दी है, और इन कोर्ट्स के जरिए जल्द ही फैसला हो जाएगा कि कौन खाती है और किसे सजा दी जानी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन धर्मेंद्र प्रधान को इस सब का जिम्मेदार करार दे रही है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलेगा? यह सवाल अब सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है मोदी जी से, अमित शाह से और जेपी नड्डा से और बीजेपी कायदीन से। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि हम दिल्ली आपको लिए चलते हैं, दिल्ली में क्या हुआ है और कैसा हो रहा है हम आपको बता देते हैं, और आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा तजुर्बा किया, यानी एक तजिया किया है। प्रियंका गांधी ने बहुत ही अच्छा रिमार्क किया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक्स पर जो बयान आया है उस ज़मीन में। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान ऐसे ही है कि एक लड़का यानी एक बेटा चाहता है कि चाहता है कि डिजाइनर बने, और उसका बाप कहता है कि बेटे मैंने सेटिंग कर दी है और तुम्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये तलबा मुतालबा कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कायम करने की हिदायत दे चुका हूं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं, मोदी जी की झूठ पकड़ी गई है। मोदी जी के बारे में यही कहा जा रहा है कि आप झूठ बोलते हैं, आप दरोगोई का सहारा लेते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, आप तलबा के हमदर्द नहीं बल्कि तलबा के दुश्मन हैं, और अगर आप तलबा के हमदर्द होते तो धर्मेंद्र प्रधान को मातल कर देते। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर यह आ रही है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कांग्रेस जनता पार्टी को दावत दी गई है बातचीत की, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके और दूसरे कायदीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है जेपी नड्डा से, अगर आपको बात करनी है तो हमारे साथ आप जंतर मंतर पर आइए कोई, या फिर न्यूट्रल मुकाम पर आइए, हम बात करेंगे। तो अब देखना यह है कि मोदी हुकूमत का रवैया क्या होता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वाज़ेह तौर पर राज्यसभा में यह बात कही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता, यानी ले या नहीं जाता, उन पर जोर नहीं दिया जाता इस्तीफा के लिए, तब तक हम बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। और हुकूमत को उन्होंने दो टोक बयान दे दिया है, यानी हम बहस नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में पहले इस्तीफा लो उसके बाद हम बात करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस तरह खड़गे ने कहा कि हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर आ गए हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया, कई नौजवान अस्पताल में हैं, उनके माँ बाप परेशान है, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही इस मसले का हल है। तो ये जो खबरें आ रही है आपको बता दूं कि बहुत ही अहम खबरें हैं। और मुंबई की खबर तो हम आपको बताते हैं कि पुलिस वालों ने किस तरह डराया धमकाया, लेकिन मुंबई पुलिस ने एक काम अच्छा किया है कि उस पुलिस ओहदेदार को जिसने बच्चों को धमकियां दी थी कि उनके बैग्स में मंशियात रख देगा, उनको झूठे मुकदमात में फंसाएगा, जैसे ही वीडियो मंजर-ए-आम पर आया, आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उस पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पुलिस वाले का क्या किया जाएगा जो दिल्ली में एक खातून के साथ बदतमीजी कर रहा था, और उसका जो डंडा था, और वो मैं समझता हूं कि पुलिस वाला नहीं बल्कि वो एक सोशल मीडिया पर भी बीजेपी कायदीन की तायद में बयानात देता है, उसने उस खातून के साथ इंतहाई बदतमीजी की थी। अगर उस खातून की जगह उसकी मां होती या उसकी बहन होती या उसकी बीवी होती या उसकी बेटी होती और कोई डंडा ले उस तरह की हरकत करता, तो मैं समझता हूं कि वो नाकाबिले माफी है, अगर वो चाहे तलबा का दुश्मन ही क्यों ना हो। तो बहरहाल नाज़रीन, उसने आपको बता दूं कि पुलिस वाले ठहरे हुए हैं, उसके साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह वो डंडा लिए उस खातून के
तरफ बढ़ता है, इंतहाई गंदी हरकत करता है, और उसके बावजूद भी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको इशारा दे दिया है। अब ये हिंदुस्तान में सवाल किया जा रहा है कि पुलिस वालों के साथ वो दरिंदा क्या कर रहा था, वो दलाल क्या कर रहा था, ये सवाल पैदा होता है। क्या दिल्ली पुलिस में इस तरह के लोग हैं? इस तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, दिल्ली पुलिस का एक और अच्छी बात ये हुई कि एक खातून को पचकड़ मारा था एक पुलिस वाले ने, उसे हटा दिया गया है, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन याद रखिए उन बच्चों का क्या होगा जो आज बहुत ही शदीद जख्मी हालत में अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। क्या मोदी हुकूमत उनसे माफी मांगेगी? क्या मोदी हुकूमत उन खातियों को गिरफ्तार करेगी, पुलिस वालों को जिन्होंने इस तरह के हमले किए थे? ये एक अहम सवाल है। और तलबा तो अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अब हुकूमत क्या करती है। हुकूमत सिर्फ हमदर्दियों का इजहार कर रही है, ज़बानी हमदर्दी का इजहार कर रही है, लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सब तमाम के तमाम ने मोदी पर शदीद तनकीद की और कहा कि आपको पहले सबसे पहले तलबा से माफी मांगनी चाहिए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, उन्हें बरतरफ कर देना चाहिए। और दूसरी अहम बात है, जिन बच्चों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उन बच्चों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात को भी वापस लेना चाहिए और तालीमी शोबे में इस्लाहात नाफिज करनी चाहिए। ये मुतालबात किए गए हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह का एक मजमून हिंदी अखबारात में आया है जिसमें उन्होंने खुल कर ये बताया है कि मोदी हुकूमत तालीमी शोबे में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो गई है और जो धांधलियां हो रही है उस पर काबू पाने में भी वो बिल्कुलिया तौर पर नाकाम है। वो कहते हैं कि मुल्क में 1 लाख सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं इस मोदी हुकूमत में, और 10 लाख से ज़ायद असातिज़ा की जो जायदादें हैं वो खाली हैं, मखलूआ हैं। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह का ये मजमून शेयर किया है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि हर कोई अब मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। हद तो यह है कि बच्चे, बच्चियां और ख़वातीन मोदी को गालियां दे रहे हैं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए वीडियोस में मोदी जी को किस तरह गालियां दी जा रही हैं। मासूम बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, बच्चियां गालियां दे रहे हैं, ख़वातीन गालियां दे रहे हैं। और हद तो यह है कि अब ये जो एहतजाज है हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गया है, इंटरनेशनल लेवल तक भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब देखना है कि मोदी जी सिर्फ इनसे ज़बानी हमदर्दी करते हैं या नहीं कर सकते। तो बहरहाल हम दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने अपने मजमून में लिखा है कि साल 2014 में मुल्क में तकरीबन 10,77,000 सरकारी स्कूल मौजूद थे और 2026-27 तालीमी साल के दौरान ये कम होकर तकरीबन 10,43,000 रह गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख की यानी कमी आई है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। और दूसरी अहम बात यह है कि नाज़रीन, जहाँ तक जंतर मंतर का सवाल है, जंतर मंतर पर अभी भी बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है। अब देखना यह है कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि अभिजीत दीपके जो चौकरेट जनता पार्टी के बानी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि आप मुल्क को बताएं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों रखा गया है हनूस, जबकि 25 बच्चों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लिया है। आप अगर बच्चों के हमदर्द होते तो धर्मेंद्र प्रधान आज अपने ओहदे पर दिखाई नहीं देते। ये बात उन्होंने कही है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी से यही कहा जा रहा है कि 14 साल हो चुके हैं और 14 साल के दौरान आपने देखा कि किस तरह मोदी के खिलाफ अब पहली मरतबा इस कदर अवामी तहरीक, अवामी गैज़ व गज़ब देखने में आ रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर, प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर मोदी हुकूमत को शर्म दिलाने की कोशिश की है कि बराए मेहरबानी आप समझ जाइए, तलबा से दुश्मनी मत कीजिए, और तलबा जब सड़कों पर आएंगे तो फिर आपको इख्तिदार के ऐवानों से बाहर करके रहेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन अब सारा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि कई मुकामात पर तलबा बाहर आ रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो या दूसरी रियासतें हों, वहाँ पर तलबा बाहर आ रहे हैं पुलिस की सख्ती के बावजूद। अब जैसा कि मैंने आपको मिसाल पेश की कि किस तरह कांग्रेस ने एक वीडियो वायरल किया है
मुंबई पुलिस का, और मुंबई पुलिस का एक अहदेदार तलबा को धमकियां दे रहा है कि अगर तुम दोबारा एहतजाज में शामिल हो गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ यानी फर्जी मुकदमा दर्ज करूंगा, तुम्हारी जिंदगियां तबाह करके रख दूंगा क्योंकि तुमने हम लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी है। अरे मेरे भाई, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी। पुलिस अपने फराइज अगर बेहतर तौर पर ध्यानदारी के साथ अंजाम दे तो यकीन मानिए कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई बुराई पनप नहीं सकती, कोई जुर्म नहीं हो सकता, कोई गुनाह नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस अगर यह कहे कि हम तुम्हारी जिंदगियां तबाह कर देंगे, हम तुम्हारे बैग्स में 50-50 ग्राम मंशियात डाल देंगे, तो फिर यह क्या है? क्या ये इस पुलिस वाले ने जिस अंदाज में यह बात कही है, चलो अच्छा हुआ कि उसे मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अगर उसके बेटों के, उसकी बेटी के बैग में अगर इस तरह की कोई मंशियात दाखिल कर देता है तो उसका क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। पुलिस वालों को ये भी सोचना चाहिए, हुकूमत करने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या उनकी औलाद नहीं है कि वो इस तरह दूसरे बच्चों के साथ सलूक करवा रखे हैं। अरे मेरे भाई, आप लाठियां चला रहे हैं, पैलेट गन चला रहे हैं, ये क्या इंसानियत है? क्या ये बच्चे अंग्रेजों के औलाद है जो हिंदुस्तान के दुश्मन है? क्या अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों के औलाद है? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हर हिंदुस्तानी आज मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हर स्टूडेंट से लेकर पुलिस वाले भी बहुत परेशान हैं, सारा मुल्क कह रहा है कि मोदी जी को अब जाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि गुरूर और तकब्बुर चलने वाला नहीं है, और किसी का इख्तिदार जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और याद रखिए, अगर कोई ये समझता है कि मैं हमेशा इख्तिदार में रहूंगा और अपने मकासद नाकाम यानी नापाक अज़ाइम की तकमील करूंगा, तो मैं समझता हूं कि वो बेवकूफ है और बेवकूफों की जन्नत में रहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के लोग हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। अब मोदी हुकूमत का यह फर्ज बनता है कि मोदी फौरी आगे आए और धर्मेंद्र प्रधान को मुस्तफी होने पर या रिजाइन करने पर मजबूर कर दें, वरना यही समझा जाएगा कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान से हकीकी हमदर्दी रखते हैं, जबकि तलबा की उनके पास कोई अहमियत नहीं है, जैसा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने यह बात कही है। और आप अंदाजा कीजिए कि दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया और इल्जाम आयद किया जा रहा है कि तलबा ने यह बंद किया है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इसमें मुदाखलत करेंगे। जब कल उनसे तलबा पर लाठीचार्ज, तलबा पर पुलिस मजालिम के सिलसिले में दरखास्त की समाअत के लिए कहा गया, तो कहा कि हम पर पहले से ही बहुत ज्यादा है और हम पर मजीद बोझ मत डालिए, तो उन्होंने ये दरखास्त समाअत करने से इनकार कर दिया है। इनका भी दो रुखी बना या डबल स्टैंडर्ड मंजर यहाँ पर आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो एहतजाजी तलबा हैं वो कहने लगे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि अब सलमान खान ने कल तक ये कहा जाता रहा है कि आखिर खान जो है बॉलीवुड के, वो क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि बेचारा सलमान खान ने अब पहली मर्तबा आवाज़ उठाई है और कहा कि तलबा ने जो एहतजाज किया है वो तलबा के साथ हैं, तलबा के वालिदैन के साथ खड़े हैं, और इन लोगों ने बहुत ही पुरअमन अंदाज में एक एहतजाज किया है, लेकिन जिस तरह इन पर जुल्म हुआ है उससे उन्हें दिली तकलीफ पहुंची है। बहुत ही बरहमी का इजहार उन्होंने कर लिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि तलबा को मशवरा दिया। अब थोड़ा सा तो मोदी हुकूमत की तायद करनी चाहिए, वरना फिर लॉरेंस बिश्नोई है, फिर वो क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो बेचारा सलमान खान ने एक तरफ तो इस एहतजाज की तायद की, तलबा से इज़हार हमदर्दी भी किया, हो सकता है बेचारों को थोड़ी शर्म आई होगी, तो बहरहाल उसे शर्म आई, उसने ये काम कर दिया, लेकिन साथ ही अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए तलबा को इंतबाह दिया, खबरदार किया कि वो पॉलिटिकली हाईजैक ना हो, यानी सियासतदानों के मकरो फरेब का शिकार ना हो। और सलमान खान को यह अच्छी तरह मालूम है, सियासतदान ही आप देखेंगे कि किस तरह तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। कम अज़ कम सलमान खान को यह भी कहना चाहिए था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि उन्होंने ज़ख्मी तलबा के साथ इज़हार हमदर्दी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इन बच्चों के साथ खड़े हैं। जबकि आपको बता दूं कि नसीरुद्दीन शाह ने कल जिस अंदाज में नाम लिए बिना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नाअहल नाकारा कहा था, उसी तरह अब एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जो जाहिल होता है वो कैसे चाहेगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की करें। अब ये यहाँ पर भी वज़ीर आज़म के खिलाफ इशारा है। अब देखना है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन बयानात को संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उम्र के ही हैं। मोदी अब 76वें साल में चल रहे हैं, जबकि नसीरुद्दीन शाह की उम्र भी 76 साल है। दोनों अहम उम्र हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि नसीरुद्दीन शाह जो हैं, उन्होंने जिस अंदाज में मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, खुलेआम और बेबाकी के साथ और निडरपन के साथ जिस तरह यानी दिलेराना अंदाज में मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है, हिंदुस्तान में अब तक किसी ने उस तरह उन्हें निशाना नहीं बनाया। ऐसे में आपको बता दूं कि क्या नसीरुद्दीन शाह का भी हशर ओम पुरी की तरह होगा, जिस तरह ओम पुरी की मौत मुश्तबा हालत में भी थी। दरअसल ये कहा जाता है कि उनका साइंटिफिक अंदाज में कत्ल किया गया था, और ये किसने कत्ल किया था आप जरा सर्च कर लीजिए, आप तहकीक कर लीजिए। तो बहरहाल ये हो सकता है कि नसीरुद्दीन शाह के साथ भी ऐसा हो, मुझे ऐसे खदशात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने हक बात की, सच बात की, और तलबा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। और अब सलमान खान का जो बयान आया है, वो आप यानी एंटी मोदी नहीं कह सकते, ना प्रो स्टूडेंट कह सकते हैं। चलो, बेचारे ने कुछ ना कुछ तो कहा है, अपना मुंह खोला है, कुछ बोला है। लेकिन आपको ये बता दूं कि आमिर खान नहीं कर सकते ये काम। पहले से ही बेचारे तीसरी शादी करके बहुत फंस गए हैं। उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भाई मेरी तीसरी जो बीवी है वो हिंदू नहीं, ईसाई है, यानी क्रिश्चियन है। वो बेचारा भी डरा सहमा हुआ है, वो अब बयान नहीं दे सकता। हाँ, आलिया भट्ट जो है, महेश भट्ट की बेटी, उन्होंने बयान दिया है, और दूसरे कई अदाकाराओं ने, सोनाक्षी सिन्हा ने बयान दिया है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने, और पूजा भट्ट ने बयान दिया है, और इस सिलसिले में कई फिल्म स्टार्स ने तलबा की ताईद और हिमायत की है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने सलमान खान के बारे में भी आपको बताया है। लेकिन एक बात हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में। आप देखिए कि किस कदर संगीन मसला है हाइड्रा का। और हाइड्रा जहाँ पर भी FTL की ज़मीन है, यानी करीब है झीलों के किनारे, नालों के किनारे और नहरों के किनारे, और या फिर आबी जो ज़ख़ीरे हैं उनके किनारे, उन जायदादों को अपने कब्ज़े में ले रही है। लेकिन आपको बता दूं कि आज हाइड्रा को बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा झटका लगा, मैं समझता हूं कि तलबा ने जिस तरह मोदी हुकूमत को झटका दिया, उससे कहीं बड़ा झटका अब हाइड्रा को लगा है। और हाइड्रा को ये झटका लगा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक खानगी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी हाइड्रा से बचाने के लिए फौज तैनात करने का हुक्म दे दिया है। आप अंदाजा कीजिए कि फौज तैनात करने का कब हुक्म दिया जाता है। तो इसका मतलब हाइड्रा की जो हालत है, उसे देखकर तो मैं समझता हूं कि बहुत हालात ख़राब हो गए हैं हाइड्रा के। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि खानगी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तैनात किया जाए। और इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह भी कहना था कि रियासत पर भरोसा अवाम ने खो दिया है। अफजानिया जो मुतासरीन उनसे रुजू हुए हैं, दरख्वास्त गुजारों ने जो रुझी हैं, वो रियासत ने भरोसा खो दिया है। हाइड्रा के अहदेदारों का भी भरोसा उठ गया है। ऐसे में हाई कोर्ट के मुताबिक हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ मिश्रा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अदालतें किस कदर यानी गैर जानिबदारी का मुजाहरा करती हैं, या फिर आप देखेंगे कि बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के फैसले सुनाती है तो कितने अच्छे फैसले सादिर होते हैं। लेकिन अदालतें अगर दबाव में काम करती हैं तो समझे नाजरीन, वो तबाही और बर्बादी की अलामत बन जाती हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि हम एक खबर के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पर लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनियों से है। जुल्म व जबर की हद अगर कहीं होती है, यानी किसी ने तमाम मज़ालिम की हद पार कर दी है, तो वो इसराइल है। और आपको ये बता दूं कि आज दुनिया में जो अफरा तफरी का माहौल है, आज दुनिया में जो दहशत गर्दी है, आज दुनिया में जो इंतहा पसंदी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की वजह से है। और आज दुनिया में जो जंग का माहौल है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, खाम तेल की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, उसके लिए भी इसराइल ज़िम्मेदार है। और आप देखेंगे कि मशरिक़ा वस्ता में जो हालात है, उसके लिए भी इसराइल ज़िम्मेदार हैं। आपको बता दूँ कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक तकरीबन 90,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने कत्ल किया है, जिसमें की निस्फ तादाद यानी 50% से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे हैं। और ये जो यहूदी मुमलिकत है, ये मुस्लिम बच्चों की और मुस्लिम ख़वातीन की दुश्मन है। और आपको बता दूं कि ये दुश्मनी अज़ली दुश्मनी है, अज़ल से है। और आज हाल ये हो गया है, आप उसके जुल्म का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि दिलचस्पी की बात यह है कि
اسرائیل کی پوری پوری تائید جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. ہمارا ملک بھی پیچھے نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کو فادر لینڈ کہتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اسرائیل، آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جیلوں سے فرار ہونے سے روکنے کے لیے مگرمچھ کے اطراف سے مگرمچھ رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی ایسے کھدائی کی جاتی ہے، اس میں پانی رکھ کر مگرمچھوں کو اتار دیا جاتا ہے تاکہ قیدی فرار نہ ہو. یہ ظلم کی حد ہوتی ہے، اور کئی فلموں میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مگرمچھ انسانوں کو کھا جاتی ہے. انسانوں کو سزا دینے کے لیے مگرمچھ کا یعنی انتظام کیا جاتا ہے، اور فلموں میں آپ نے یہ دیکھا ہے. لیکن اب حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطینی قیدیوں کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے اسرائیلی جیل کے اطراف تقریباً 170 یعنی میٹر تک ایک خندق کھودی گئی ہے، جس میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ دریائے نیل کے جو مگرمچھ ہیں انہیں رکھا جائے گا. اور یہ کوئی تفریح کے لیے نہیں رکھا جا رہا ہے، بلکہ فلسطینی قیدیوں کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے رکھا جا رہا ہے. یعنی اگر کوئی فلسطینی قیدی حسن اتفاق سے اگر یعنی جیل توڑ کر باہر جاتا ہے تو وہ مگرمچھ کا شکار ہو جائے گا. تو یہ کس قدر گندی حرکت ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ اسرائیلی حکومت کا پائلٹ پروجیکٹ ہے، اور کیسٹوڈ پریزن جو ہے اس میں یہ آزمایا جا رہا ہے، اور یہ نیگر ڈیزرٹ میں واقع ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ کس انداز میں یہ کروکوڈائل فیلڈ کینالز جو بنائے جا رہے ہیں وہ کس قدر انسانیت کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہے. ویسے ناظرین اس طرح کی جو خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں مودی حکومت کے خلاف، اور مودی حکومت کو اس قدر گالیاں دی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ویسے میں ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو سلمان خان کے بارے میں بتایا کہ 60 سالہ اداکار نے تو کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا ہے طلباء کے حق میں آواز اٹھا کر. لیکن جہاں تک نصیر الدین شاہ کا سوال ہے، 76 سالہ نصیر الدین شاہ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی برہم کر دیا ہے مودی کو، امت شاہ کو اور حکومتی اداروں کو. اور انہوں نے جس انداز کی زبان لب و لہجہ استعمال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے خلاف آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کرے. تو بہرحال آپ کو یہ بتانا ضروری ہے. ناظرین ہم حیدرآباد لیے چلتے ہیں. آپ کو ایک اہم خبر ہے، اور حیدرآباد کے جیولری اسٹور سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح 16 جولائی کو 1 کلو سونا سرقہ کر لیا گیا تھا. یہ ایک جیولری اسٹور میں یعنی واقعہ پیش آیا تھا. تو حیدرآباد کمشنر کے جوبلی ہلز ٹاسک فورس نے بنجارہ ہلز پولیس کے ساتھ مل کر 22 جولائی کو یعنی کل اس سرقے کا جو معمہ تھا اسے حل کر دیا، اور اس سلسلے میں 2 بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے قبضے سے 1 کلو 28 گرام سونے کے زیورات بھی برآمد کر لیے ہیں. ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 نیکلس اور 7 کان کی بالیاں ان نوجوانوں نے چوری کی تھی. لیکن کون کیا، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ باتھ روم کے ونڈو سے داخل ہو کر یہ چوری کی گئی تھی. اس سلسلے میں پولیس نے سون کاملے ہریش 29 سالہ اور جو گروپ کرپا ایکسپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ میں سیلز ایگزیکٹو ہے یعنی اسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اسے اور اس کے 25 سالہ بھائی سون کاملے آکاش کو گرفتار کر لیا گیا. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ہریش کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہریش کچھ مالی مشکلات کا شکار تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی ہی کمپنی کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا اور اس سازش میں اپنے بھائی کو بھی شامل کر لیا. تو بہرحال دونوں کو پولیس منگل ہاٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ کیس سالف ہو گیا ہے. تو بہرحال ناظرین ہم نے آپ کو تازہ ترین خبریں سنائی ہیں، خاص خبریں سنائی ہیں، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، سیاست ٹی وی کے ساتھ بنے رہیے. ہم آپ کو اسی طرح کی تازہ خبریں لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.